नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के इस डिजिटल बुलेटिन में, जिसमें हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़े चुनाव की और सबसे बड़ी बात यहां पर इंजीनियर राशिद की। दरअसल कल यानी कि 18 सितंबर को पहले फेज की जम्मू कश्मीर में वोटिंग है और तमाम सीटों पर, चाहे फिर वो तमाम पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर इंजीनियर राशिद की एआईपी, इसको लेकर काफी सारी चर्चाएं हैं। आखिर पहली फेज की वोटिंग में क्या कुछ होगा और इस वक्त जम्मू कश्मीर की राजनीति में इंजीनियर रशीद जो है किस तरीके से माहौल बिल्कुल बदल रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से जमात इस्लामी से हाथ मिलाया है, तो क्या कुछ प्रभाव होगा। इसलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहन मौजूद है। रोहन, क्या लगता है इंजीनियर रशीद का जम्मू कश्मीर चुनाव में एकदम से बहुत ज्यादा चर्चाएं होने लगी हैं, आखिर कारण क्या है? मोहित, देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इंजीनियर रशीद जो है इस बार फोकस पॉइंट बन गए हैं, सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि खुद इंडिया अलायंस के लिए। इंडिया अलायंस की हम बात करें तो कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, साथ ही साथ पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, उसके लिए भी। खास तौर पर आज हम पीडीपी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, क्योंकि इंजीनियर रशीद उन दोनों की टेंशन बढ़ाने वाले हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में। तो ये हमें समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इंजीनियर रशीद वो चेहरा है जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया था बारामूला से जी। और इस बार चुनाव में बारामूला की ही बड़गाम सीट से उमर अब्दुल्ला फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। तो आखिर इंजीनियर रशीद में ऐसा क्या है कि उन्होंने पीडीपी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टेंशन बढ़ा दी? तो इसे समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जमाते इस्लामी की बात करनी पड़ेगी। क्यों जमाते इस्लामी की बात? क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर इलेक्शन में इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है एआईपी, वो जमाते इस्लामी जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है, 1987 के बाद जमाते इस्लामी ने जम्मू कश्मीर में कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। मगर इस बार खास बात यह है कि एआईपी, इंजीनियर रशीद की पार्टी और जमाते इस्लामी ने गठबंधन कर लिया है। अब गठबंधन कर लिया है तो यहां पीडीपी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टेंशन बढ़ गई है। अच्छा, ये जो गठबंधन है वो अघोषित तौर पे, क्योंकि जमात इस्लामी तो कोई संगठन एग्जिस्ट नाम के तौर पर नहीं कर रहा है, लेकिन जमात इस्लामी अपने निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनको समर्थन कर रहा है। माना जा रहा है कि जमात इस्लामी के वही लोग समर्थन। जी मोहित, आप देख ले, जमाते इस्लामी की बात करें तो उसने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार 9 कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं। खास बात यह है कि इससे पहले, मतलब 2014 में जो चुनाव हुआ था, लास्ट विधानसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शंस, उसमें जमाते इस्लामी पीडीपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था, है ना, पीडीपी को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन और जमाते इस्लामी चूंकि एक उसकी विचारधारा जो है अलगाववादी विचारधारा मानी जाती है, तो उस पीडीपी की भी जो जीत हुई थी 2014 में, तो विशेषज्ञों का भी मानना है कि पीडीपी के वोट बैंक में जमाते इस्लामी कैडर की अहम भूमिका रही थी। क्योंकि दक्षिणी कश्मीर में पीडीपी का वोट बैंक क्या है, पीडीपी मजबूत कहां है, वो है दक्षिणी कश्मीर, और जमाते इस्लामी के ही चलते उस वक्त पीडीपी को काफी फायदा पहुंचा था। मगर इस बार जब जमाते इस्लामी इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ मिल गई है, जैसा कि आपने अघोषित अलायंस का जिक्र किया, तो डायरेक्टली वो पीडीपी को नुकसान पहुंचा रही है। और खास बात यह है कि घाटी में जो 9 उम्मीदवार जमाते इस्लामी ने उतारे हैं, उसमें 5 उम्मीदवार दक्षिणी कश्मीर में उतारे हैं पीडीपी के सामने। तो इसलिए महबूबा मुफ्ती की काफी टेंशन बढ़ी हुई है और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती लगातार इंजीनियर रशीद को टारगेट कर रही है। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती लगातार इंजीनियर रशीद को टारगेट तो कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, इंजीनियर रशीद जो है कहीं से भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। वो सीधे सीधे बयानबाजी, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडिया अलायंस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब पर एक तरफ से जो लगातार हमले जो है इंजीनियर रशीद कर रहे हैं। दरअसल जैसे ही वो तिहाड़ जेल से बाहर आए तो लगातार कहा गया कि तमाम जो विपक्ष ने आरोप लगाए कि जो रशीद हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार या एजेंसियों का जो शह मिली हुई है, इस तरीके के आरोप लगाए। लेकिन इन तमाम आरोपों पर इंजीनियर रशीद सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर किसी ने शह दी है तो फिर मैं यहां पे कैसे होता, और अगर मुझे शह दी होती तो मैं 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए वो कैसे जीत गया। तो और दूसरी चीज ये है कि जो एक आरोप इंजीनियर रशीद पर लग रहा है कि वोट कटवा होने का, कि उनको इसीलिए भेजा गया है कि खासतौर पर जो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये दोनों दल ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उनको एक वोट काटने के तौर पर भेजा गया है। तो इसके जवाब में इंजीनियर रशीद कह रहे हैं कि भाई, यहां पर अगर मैं वोट कटवा होता तो मैं तो एक चुना हुआ सांसद हूं, मैं कैसे वोट कटवा हो सकता हूं। तो ये तमाम आरोप हैं। उस वक्त जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति लगातार तेजी से घूम रही है और बड़ी बात यह है कि इंजीनियर रशीद को लेकर तमाम सारी आशंकाएं हैं, तमाम सारे सवाल हैं
तमाम सारी जिज्ञासाएं हैं कि आखिर इंजीनियर रशीद इस बार के चुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं। दरअसल कई इंटरव्यू में रोहन मैं बताऊं कि इंजीनियर रशीद के कई सारे इंटरव्यू में जब आप देखेंगे तो वो एक बात बहुत पुख्ता तौर पर कह रहे हैं। दरअसल 2 अक्टूबर को इंजीनियर रशीद की जो जमानत है वो खत्म हो जाएगी, उन्हें वापस से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। तो इंजीनियर रशीद कहते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है जेल से तय होगी, यानी कि बड़ा बयानबाजी जो है, बड़ा बयान जो है इंजीनियर रशीद दे रहे हैं कि उनको अपनी जीत पर काफी ज्यादा जेल का जवाब वोट से मिलेगा और जेल से भी सरकार चलाने की बात वो कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो पूरी 90 की विधानसभा सीटें हैं वहां पर 45 के लगभग प्रत्याशी एआईपी ने, यानी कि जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है एआईपी, उन्होंने खड़े की हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि कल यानी कि 18 सितंबर को जब पहले फेज की वोटिंग होगी तो वहां पर 24 जो सीटें हैं, 24 सीटों पर ये जो वोटिंग होनी है, इसमें से 8 जो हैं जम्मू की सीटें हैं और 16 जो हैं वो कश्मीर की सीटें हैं। तो यहां पर वोटिंग होनी है तो ये तय करेगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो पूरी पहले फेज की वोटिंग है, एक बड़ा दिलचस्प नाम है इसमें, इल्तिजा मुफ्ती का। जी, इल्तिजा मुफ्ती की बात यहां करनी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि वो महबूबा मुफ्ती की बेटी भी हैं, महबूबा मुफ्ती की मीडिया एडवाइजर भी हैं और सबसे खास बात, इल्तिजा मुफ्ती पहली बार चुनावी मैदान में उतरनी जा रही हैं। तो खास बात यह भी हो जा रही है कि क्या चुनावी डेब्यू जो इल्तिजा मुफ्ती का होने जा रहा है उसे वो जीत में तब्दील कर पाएंगी? क्या आखिर समीकरण क्या है, इल्तिजा मुफ्ती किस सीट से लड़ रही हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे कि क्योंकि वो महबूबा मुफ्ती परिवार जो है उसकी वो परंपरागत सीट रही है। तो मोहित, आप उस सीट का नाम बताइए, क्या है वहां के समीकरण, सब कुछ समझाइए। आखिर इल्तिजा मुफ्ती का चुनावी डेब्यू कैसा रहने वाला है? तो बिल्कुल रोहन, यहां पर इल्तिजा मुफ्ती जो है पहला अपना सियासी डेब्यू कर रही हैं। लगातार आपको बताएं कि पिछले कई यानी कि 2018-19 के बाद से वो सक्रिय हुई और यहां पर इल्तिजा मुफ्ती को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं। दरअसल अगर बिजबेहरा सीट की हम बात करें तो वहां पर उसको पीडीपी का गढ़ माना जाता है। दरअसल लंबे समय से पीडीपी वहां पर जीतती चली आई है और खासतौर पर वो खुद जो सीट है वहां पर महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ती रही हैं। इस बार जो है महबूबा मुफ्ती ने वहां से कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं कि महबूबा मुफ्ती ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी, ऐसे में उनको वहां से उतारा गया है। और बड़ी बात यह है कि एक बड़ा चेहरे के तौर पर इल्तिजा मुफ्ती उभर भी रही हैं, मुखर हैं, अच्छा बोलती हैं, काफी तीखा बोलती हैं और बड़े बड़े आरोप जो है, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी पर हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हो, इन तमाम लोगों पर बड़े तीखे दावे जो है, तीखे सवाल कर रही हैं इल्तिजा मुफ्ती। उमर अब्दुल्ला को लेकर जब सवाल किया जाता है तो कहती हैं कि भाई वो तो खुद नर्वस हैं। उमर अब्दुल्ला को लेकर वो कहती हैं कि भाई वो नर्वस हैं चूंकि वो 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें लगता ही नहीं है कि वो जीत भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। ऐसे ही तमाम बयानबाजी वो इंजीनियर रशीद को लेकर भी करती हैं कि भाई ये सब जो है एजेंसियों का किया धरा है। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें अगर, तो भारतीय जनता पार्टी पर इल्तिजा आरोप लगाती हैं कि किस तरीके से अगर डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो आखिर राज्यपाल का जो एलजी का शासन जिस तरीके से बताया जाता है कि एलजी के शासन ने यहां पर सब कुछ चीजें तबाह कर दी, किसी की कोई सुनी नहीं जा रही है, हर एक जगह पर एक नाकेबंदी की तरीके से पहरा बैठा दिया गया है। तो लोकतंत्र की जब बात आती है तो इल्तिजा मुफ्ती तमाम आरोप लगा रही हैं कि आखिर यहां पर जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो पहली चुनावी परीक्षा है, कल इल्तिजा मुफ्ती की सीट जो है बिजबेहरा पर, वहां पर भी वोटिंग है। अब ऐसे में न्यूज नेशन आपको ग्राउंड से जरूर दिखाएगा। अच्छा मोहित, यहाँ बिजबेहरा सीट का भी जरा एनालिसिस कर देते हैं। तो बिजबेहरा सीट की पूरी डिटेल मैंने निकाली हुई है। तो बिजबेहरा सीट से पहली बार इल्तिजा मुफ्ती, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। ये मुफ्ती परिवार की परंपरागत सीट रही है। आपको बता दें कि पिछले 29 साल यानी 1996 से ये सीट पीडीपी के पास है। 2014, 2008 पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो पीडीपी यहां भारी बहुमत से जीतती भी रही है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बशीर अहमद यहां चुनाव लड़ रहे हैं। बशीर अहमद के बारे में बता दूं कि वो पिछले 2 चुनाव हार चुके हैं पीडीपी के कैंडिडेट से। वहीं बीजेपी की तरफ से सोफी यूसुफ इस सीट पर ताल ठोक रहे हैं। तो अपने आप में काफी अहम हो जाता है। बिजबेहरा का एक और पहलू है, 1967 से यहां कुल 9 बार चुनाव हुए। 6 बार पीडीपी ने जीता चुनाव और 3 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीता। 2014, 2008 और उसके पहले के एक विधानसभा चुनाव में लगातार पीडीपी के अब्दुल रहमान जो कैंडिडेट हैं, अब्दुल रहमान भट्ट, वो जीतते आए हैं। लेकिन इस बार अब्दुल रहमान भट्ट को टिकट न देकर महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी का चुनावी डेब्यू करवाया है।
तो ये अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है। इल्तिजा मुफ्ती की भी बात कर लेते हैं। उम्र 37 साल है इनकी। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और इंग्लैंड से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो काफी पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, ऐसा नहीं है। शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि महबूबा मुफ्ती की मीडिया एडवाइजर भी रह चुकी हैं, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। बहरहाल चुनावी डेब्यू होने जा रहा है इल्तिजा मुफ्ती का, कैसा रहता है चुनावी डेब्यू, कितनी मजबूत दावेदारी वो पेश कर पाती हैं, ये मोहित देखना अहम होने वाला है। साथ ही साथ इंजीनियर रशीद पर भी हमारी खास नजर रहने वाली है, क्योंकि अपने आप में बड़ा फैक्टर वो बन चुके हैं इस बार के चुनाव में। तो तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। आने वाले एपिसोड में जम्मू कश्मीर पर एक नया एनालिसिस हम करेंगे, नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।